हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ हेलो एरेंज। तो हेलो एरेंज के बारे में बात करें तो हेलो एरेंज में हम दो टाइप के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकंड हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़ा दिया गया है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने क्या क्या पढ़ा है। जैसे हम बात करें हेलो एरेंज, यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि हेलो एरेंज किसका अटैक हो, इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहाँ पे आपने एल्काइलेशन आपने पढ़ा है, आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया गया। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिया गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होता है, जब क्लोरोबेंजीन पे किसका अटैक हो, इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक। अब आज बात करें बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए एक एक पॉइंट आप लोग नोट करिए, हेडिंग डालिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक एक पॉइंट को सुनना। पहला आपसे पूछा जाता है एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड। पहला आपसे मिलकर यही पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुना। जैसे हम बात करें क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन में हम किसका अटैक कराएं, न्यूक्लियोफाइल। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ द वन एटम आर ग्रुप बाय द अनदर एटम आर ग्रुप। अब क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, क्लोरीन यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे आपका बन गया प्रोडक्ट NU। दूसरा हम बात करें RX, और यहाँ पे आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, X निकल गया, क्या बना RNU। या हम बात करें विनाइल हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CH, आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CHNU। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द वन एटम ग्रुप बाय द अनदर। यहाँ पे क्लोरीन का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हुआ, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। यहाँ पे X का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हुआ, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। यहाँ पे X का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। तो पहला आपसे पूछा जाता है एराइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड जो होता है लेस रिएक्टिव होता है किसके कंपेरिजन में, एल्काइल हैलाइड में। आपको बताना है ऐसा क्यों। ठीक है, तो बातें क्लियर हो रही बेटा। चलिए ऐसा क्यों है, रीजन बता रहे हैं। देखिए इस होता है क्या, जैसे हम बात करें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की बात करें, ये क्लोरीन है। एक एक पॉइंट को समझना बच्चों। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। अब क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर की वजह से किस में पार्टिसिपेट करेगा, रिजोनेंस में। जब ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा आपका क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जा रहा है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से नहीं हो पाता है। क्लियर। लेकिन हम बात करें एल्काइल हैलाइड के बारे में, RX इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, X हमारे लीव कर गया, क्या बना RNU। तो यहाँ पे हम NCERT में सिंपल सा लिखा गया बेटा, ये हम एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये देखिए
यहाँ पर लिखा गया है रेजोनेंस इफेक्ट इन हैलोएरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हैलोजन एटम आर इन कंजुगेशन विथ 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग एंड द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। मीन्स कह रहा है यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या लोन पेयर, ये लोन पेयर क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, डबल बॉन्ड आ जा रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि इन हैलोरिन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हैलोजन एटम आर इन कंजुगेशन विथ 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग एंड फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इक्वायर्स आर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, मतलब कार्बन क्लोरीन के बीच कैसा बॉन्ड बन जाए बेटा, डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हैलोएरिन्स इज डिफिकल्ट देन हैलोएल्केन्स and therefore they are less reactive towards nucleophilic substitution reaction। यदि हम एल्काइल हैलाइड की बात करें तो एल्काइल हैलाइड में बेटा समझना, एल्काइल हैलाइड ये होता है X होता है, और यहाँ पे आपने न्यूक्लियोफाइल का आपने अटैक किया तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, X लीव कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड आ जा रहा है, और डबल बॉन्ड की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वजह से हैलोएरिन्स जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपसे पूछा जाए कि एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होता है क्यों, आप बताएंगे कि हैलोजेंस के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, रेजोनेंस की वजह से कार्बन हैलोजेंस के बीच या कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और इस वजह से बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजिली नहीं हो पाता है। बेटा क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब सेकंड, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड इन हैलोएल्केन्स। अगर हैलोएल्केन्स की बात करें, ये कार्बन है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp2 हो रहा है, ठीक है। और एल्काइल हैलाइड की बात करें तो एल्काइल हैलाइड पर हमेशा sp3 होगा। मीन्स एल्काइल हैलाइड मतलब ये होता है कार्बन H माले H और यहाँ पे X, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे क्या बनना है, sp3। और आपको बता दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। बात क्लियर है? तो यहाँ पे कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे sp2 है, इस वाले एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन पे sp3 है। मीन्स यहाँ पे S कैरेक्टर कितना होगा, यहाँ पे S कैरेक्टर होगा 33% होगा, और यहाँ पे S कैरेक्टर कितना होगा, 25% होगा। मतलब इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, इन हैलोएल्केन्स द कार्बन एटम अटैच टू हैलोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज, बट इन केस ऑफ हैलोएलिन्स द कार्बन एटम अटैच टू हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज। मतलब हैलोएरिन्स वाले कार्बन पे sp2 है और एल्काइल वाले पे sp3 है। मीन्स यहाँ पे एल्काइल वाले पे S करेक्टर कितना होगा, 25%, और यहाँ पे कितना होगा, 33%। S करेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की उतनी ज़्यादा होगी। आगे समझना, यहाँ पे लिखा था sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विथ ए ग्रेटर S करेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड more tightly than sp3 carbon in haloalkanes with less S character। मीन्स यहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा है, मीन्स कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इनके बीच बॉन्ड क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा, मीन्स ईजिली बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा 10 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन हैलोएल्केन इज 177 pm, बट इन हैलोएरिन्स 169 pm।
since it is difficult to break a shorter bond than longer bond. Therefore, haloarenes are less reactive than haloalkanes towards nucleophilic substitution रिएक्शन। तो दो रीजन है। पहला रीजन आपको होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से हैलोजेंस के जो लोन पेयर है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जिससे कार्बन हाइड्रोजन्स के बीच डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर। सेकंड कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन हाइड्रोजन्स की बात करें, कार्बन पे sp2 है, एल्काइल वाले पे sp3 है। अगर यहाँ पे sp2 है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इनके बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, लॉन्गर होगा। ए बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा किसके कंपेरिजन, एल्काइल हैलाइड में। मतलब ए वाला एल्काइल हैलाइड वाला एक्स ईजिली ब्रेक हो जाएगा। जितना आसानी से ब्रेक होगा न्यूक्लियोफाइल कटे बेटा उतना फास्ट होगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। अब हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन। ध्यान से नोट है, यदि हम क्लोरोबेंजीन की बात करें यहाँ पे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पे लिखा क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर इतना इतना। यदि हम बात करें यहाँ पे क्या लिया गया, NaOH। NaOH मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल क्या लिया गया, OH माइनस। अगर बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। अब आसानी से रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जब भी क्लोरोबेंजीन से आपको फिनाल बनाना पूछा जाता है, क्लोरोबेंजीन से आप फिनाल बनाना है तो उस केस में क्या लेते हैं, हाई टेम्परेचर लेते हैं और हाई प्रेशर लेते हैं। किस कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में। क्लियर बेटा। जैसे हम बात करें यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझना। जैसे हम बात करें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, यदि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ कराएं तो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन क्या पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ऑलरेडी क्या है, न्यूक्लियोफाइल होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा। यदि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से नहीं होगा, मीन्स क्लोरीन आसानी से रिप्लेस नहीं होगा। लेकिन इस रिएक्शन को कराने के लिए आप क्या करिए, हाई टेम्परेचर ले लीजिए और हाई प्रेशर ले लेंगे। किस कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में। जैसे हम बात करें आपका क्लोरोबेंजीन है, आपसे कन्वर्जन पूछा जाता है। क्लोरोबेंजीन से आपको फिनाल बनाना है, क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, फिनाल बनाना है। आप क्या ले लीजिए, NaOH ले लीजिए पहला। दूसरा हाई टेम्परेचर, तीसरा हाई प्रेशर और फोर्थ एसिडिक कंडीशन में कराते हैं तो क्लोरीन जो होगा OH के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और फिनाल का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं डॉस रिएक्शन बोलते हैं, DOW रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए तो यहाँ पे समझिए एक क्लोरोबेंजीन है, नॉर्मल केस में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर हाई रखा गया, प्रेशर हाई रखा गया और एटमॉस्फेयर। क्लियर। अब आगे समझ, यहाँ लिखा गया कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरीन। अब जैसे हम बात करें इस A, B और C, तो जो यदि आर्थो पैरा पोजीशन पे कैसा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जैसे यहाँ पे NO2 है तो उस केस में NO2 क्या करता है, देखिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे करेगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। यहाँ पे NO2 क्या करता है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो यहाँ पे NO2 दिया गया है, NO2 क्या कहता है, -I ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करता है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, विड्रा करेगा। तो यदि आर्थो और पैरा पोजीशन पे जितना ज़्यादा -I ग्रुप अटैच होगा उस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना फास्ट होगा। लेकिन कहाँ पर होना चाहिए, आर्थो एंड
पैरा। अगर आपसे पूछा जाए ए बी सी डी में सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में होगा, सबसे फास्ट किस में होगा बेटा, यहाँ पे आपका डी दिया गया है, ये आपका डी हो गया। डी में दोनों आर्थो पे है और एक पैरा पे। अगर हम सी की बात करें, सी में आर्थो पैरा, बी में बात करें तो सिर्फ पैरा, और ए में बात करें एक भी नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट किस में होगा, सबसे फास्ट डी में होगा, डी के बाद सी में होगा, सी के बाद बी में होगा और बी के बाद ए में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग ऑलरेडी हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से नहीं होगा। यदि इस बेंजीन रिंग से -I ग्रुप अटैच कर दें, NO2 अटैच कर दें, तो -I ग्रुप क्या करता है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रा कर लेगा, मतलब इस रिंग की डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। और जितना कम यहाँ पे डेंसिटी होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना फास्ट होगा। तो यहाँ पे डेंसिटी कम करने वाला से एक ग्रुप है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितने बेटा, 3 हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कौन करेगा, डी वाला। तो सबसे फास्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, डी पे होगा। डी के बाद कहाँ पे होगा बेटा, सी में होगा, फिर बी में होगा, फिर ए में होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे समझना यहाँ पे। फिर लिखा द इफेक्ट इज NO2 ग्रुप इज आर्थो पैरा, लिखा नो इफेक्ट ऑन द रिएक्टर दिस, और ये इफेक्ट बेटा हमारा मेटा पोजीशन पे नहीं काम करता है। ठीक है, ये सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही हमारा इफेक्ट काम करता है। ये डायग्रामेटिक है बेटा, इसको आगे हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक आप लोग एक बार NCERT को रीड कर लीजिए, फिर इसके बाद उसको हम अगेन एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।